तो लोगों को लगता है 1 लाख रुपए डॉक्टर हमसे ले लिए। मेहनत के हिसाब से पैसा कम ही है। आपके लिए कोई संडे नहीं है, आपके लिए कोई मंडे नहीं है। रात में 10 बजे आ रहे हैं, सोने जा रहे हैं, 2 बजे फिर उठ के जा रहे हैं, फिर 3 बजे आके सोने जा रहे हैं, फिर 4 बजे फिर उठ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से ही पिस रहा है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक स्पोकन इंग्लिश करके एक सब्जेक्ट होती थी। तो उस सब्जेक्ट में हमें बचपन से ही ये पूछा जाता था कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। तो मेरे घर वालों ने मुझे ये सिखा दिया था, बेटर है ये बोलना कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। तो अब ये बोलते बोलते मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐसा घुस चुका था, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली वो आ जाता था कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। 16 साल का था, 10th पास आउट किया हूँ। आज तक सिर्फ मम्मी पापा ही सारा डिसीजन मेरे ज़िंदगी के लेते चले गए। अचानक से एक बंदा उठ के यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता था कोटा, डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं था उस टाइम। अकेले अपने दम पे रूम लेके रहना, खाना, और वहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं है। एक बार मुझे क्लास 11th में जॉन्डिस हो गया वहाँ पे, क्लास 12th में फिर चिकन पॉक्स हो गया। सारी चीज़ों को मुझे वहाँ अकेले ही अपने दम पे डील करना पड़ा। और वहाँ आसपास मतलब मेरे कहने वाले कोई नहीं है, बस 4 दोस्त हैं, बस वही आपका परिवार है और वही सब कुछ है। तो मेरा एडमिशन रामा कॉलेज में जो हुआ था वो वाया नीट यूजी होता था उस टाइम पे। उस एग्ज़ाम के बेसिस पे, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे रैंकिंग पे हुई थी। डॉक्टर बनने के सफ़र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थे ही। कहीं ना कहीं जब ईयर की फ़ीस पेमेंट करनी होती थी तो कॉलेज से इंस्ट्रक्शंस आ जाते थे कि इतने फलना 15 दिन में पैसे क्लियर कीजिए या 10 दिन में पैसे क्लियर कीजिए, वरना आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। अब मेरे पिताजी वो कहाँ से जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे एक टेंशन कहीं ना कहीं लगा ही रहता था। उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस देनी है, ऊपर से पढ़ाई में जो किताब खरीदने हैं, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होने हैं, उसके भी फ़ीस वगैरह पे करनी है। आज भी याद है कि वही 3 या 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने के मुझे पॉकेट मनी मिलते थे घर से। और वो भी मुझे पापा पूछा करते थे कि और लगेगा, तो मैं शर्म से बोलता था कि नहीं और नहीं चाहिए, हो जाएगा, उसी में मैनेज हो जाएगा। ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने घर से पैसे नहीं मंगाए। मैं घर आना जाना भी बहुत कम करता था, क्योंकि घर आना जाना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की प्लानिंग ऑलमोस्ट मेरे 3rd ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 3rd ईयर में जब हमारी पहली पोस्टिंग हुई इस डिपार्टमेंट में, तो पहली बार जब मैंने देखा कि यहाँ सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो एक टाइम था कि जब इतना ज़्यादा ब्लड मैंने मुंह पे देखा, और वो मैं पहली बार देख रहा था अपनी ज़िंदगी में। 3rd ईयर था उस टाइम, तो मैं ऑलमोस्ट फेंट होने पे आ गया था। तो उस बैच में कुछ लड़कियां भी थी, तो मुझे ये बुरा लगने लग गया कि एज ए मेल मैं खून देख के डर रहा हूँ, बट वो लड़कियां वहाँ खड़ी है और मैं आके साइड में बैठ गया था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था कि मुझे सर्जरी ही करनी है। 2013 से लेकर के 2019 तक मैंने रामा में अपना अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म किया। देन मैंने नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया। नीट पीजी में मेरी सिलेक्शन फिर 2020 में होती है, कोविड के टाइम पे। एंड उसके बाद फिर नीट एसएस की तैयारी होती है, जिससे आप फिर सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। तो उसमें मुझे मन था ओरल कैंसर सर्जन बनने का। एंड देन पिताजी की भी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लग गई, तो मुझे कहीं ना कहीं उस ड्रीम को एक जगह स्टॉप करना पड़ा। तो मैंने स्पेशलाइजेशन करने के बाद ही मुझे मूव करना पड़ा भागलपुर। भागलपुर में अब यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है नहीं जो आपको जॉब ऑफर करेंगे, तो मैंने अपना एक क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्टअप किया यहाँ पे। जब मैं ये हॉस्पिटल खोला थोड़ा सा लोन पे था, तो स्टार्टिंग 1-2 महीना मुझे थोड़ा सा इश्यूज़ हुआ कि मुझे रेंट भी देना है, प्लस लोन अमाउंट भी पे करना है, स्टाफ को भी पे करना है, अपना इन्वेंट्री भी मैनेज करना है, क्या सामान है क्या नहीं है, हॉस्पिटल को भी अपग्रेड करना है, खुद के लिए भी कुछ बचाना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने इश्यूज़ फील हो रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर मुझे फील हुआ पहली बार मेरे कैरियर में। मेरे प्रैक्टिस में बेसिकली व्हाट वी डील इज़ बेसिकली दांत से रिलेटेड हम सारे प्रॉब्लम्स डील करते हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन वो ट्रॉमा में है, एक्सीडेंटल केसेस, हेड एंड नेक की सर्जरीज को इन्वॉल्व करता है। बट इस लाइन का सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसमें आप 365 दिन ही काम पे हैं। आपके लिए कोई संडे नहीं है, आपके लिए कोई मंडे नहीं है। जहाँ हर आदमी सैटरडे को तैयारी करता है कि आज वीकेंड है, आज हम लोग पार्टी करेंगे और सोएंगे, कल ऑफिस पे नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, संडे का दिन है, एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे। मुझे वो चीज़ कभी नहीं आता है। मुझे हमेशा प्रेशर यही रहता है कि आज सैटरडे है या संडे है, मुझे सुबह उठना है, फिर काम पे जाना है, मुझे फिर मरीज़ देखना है, मुझे रात में भी एक्टिव रहना है कि क्या पता मैं मूवी देखते हुए भी मुझे कॉल आ जाए और मुझे मूवी हॉल से उठ के भागना पड़े पेशेंट देखने के लिए। अगर आप 7 दिन के छुट्टी मनाने बैंकॉक चले गए तो फिर यहाँ क्लिनिक कौन देखेगा और फिर यहाँ पेशेंट्स को कौन देखेगा। एक्सीडेंट्स कभी भी होते हैं, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। और अगर आप अवेलेबल ही नहीं होने इलाज करने के लिए, तो फिर एज ए डॉक्टर बन के तो आप फिर कुछ सोसाइटी को वापस नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है। कहीं ना कहीं दिमाग पे आपका टॉल आता है, कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन लैक करते हैं।
सर्जिकल फील्ड में, एज ए इमरजेंसी फील्ड में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पाना। कहीं ना कहीं दोनों इंटरमिंगल हो ही जाते हैं। आप जिस दिन सोचिएगा कि मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगा, मैं उनके साथ समय बिताऊंगा, उस दिन आपके पास लाइन से केस आ जाएंगे, तो आपको फैमिली को छोड़ के केस करने जाना पड़ेगा। खाना पीना आधा से ज़्यादा दिन मिस हो जाता है। कभी मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिस करता हूँ, कभी लंच मिस करता हूँ, कभी डिनर मिस करता हूँ। ऐसा मौका बहुत बार आया हुआ है कि जहाँ मैं थक जाता हूँ, जहाँ लाइन से दिन में बहुत सारे सर्जरीज होने के बाद भी पेशेंट आ रहे हैं एंड मेरे पास ऑप्शन नहीं है उनको वापस घुमाने का, मुझे फिर भी करना पड़ता है। ऐसा भी दिन आया है कि रात में 8-9 बजे मैं घर जा चुका हूँ, उसके बाद मैं जस्ट खाना खाने बैठा हूँ कि मुझे फिर से पेशेंट का फ़ोन आ गया और मुझे फिर जाके उन्हें देखना पड़ा, समय देना पड़ा, समझाना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा। एक टाइम ऐसा है कि रात में 10 बजे आ रहे हैं, सोने जा रहे हैं, 2 बजे फिर उठ के जा रहे हैं, फिर 3 बजे आके सोने जा रहे हैं, फिर 4 बजे फिर उठ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी को देखने के चक्कर में आपका पर्सनल लाइफ मिस आउट तो होगा ही। जो कहना है लोगों का कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, वो असल में वो सही बात नहीं है। मानिए एक ट्रीटमेंट हुआ और 1 लाख रुपए ट्रीटमेंट का हिसाब हुआ, तो लोगों को लगता है 1 लाख रुपए डॉक्टर हमसे ले लिया। अब मानिए कोई सर्जरी हुआ, उसमें बेहोशी का डॉक्टर आएगा, वो अपना पार्ट लेके गया, उसमें दवा ऐड होगा, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आया है, उसमें असिस्टेंट चार्ज है, जो सफाई होगा, जो उसको जाने के बाद जो ओटी फिर से साफ होगा, जो गंदे कपड़े वगैरह जो हो गए, खून वून लग गया कहीं पे, वो सब साफ होगा। तो इतना पार्ट्स उसमें कटता है ना कि लास्ट में जाके डॉक्टर के पास वही 10-15 हज़ार टका ही बचता है एक सर्जरी करने के बाद। एक टाँका ऐसा है जो हम फेस पे लगाते हैं, वो सब 1000-1200 रुपये का एक टाँका आता है। तो वो कॉस्ट पेशेंट थोड़ी समझ रहा है, क्या टाँका ही तो लगाया। उसके बाद क्रीम्स आता है जो फेस में दाग नहीं बनेगा, या ये एक क्रीम्स 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये का आ रहा है। लेकिन तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। लोगों को एक ट्यूब ही तो है, 100 रुपये का ट्यूब होगा, रेंट भी देना है, प्लस स्टाफ को भी पे करना है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो मेहनत के हिसाब से पैसा कम ही है कहीं ना कहीं। 20-25 लाख लोगों को बीट करके नीट यूजी निकालते हैं, 5 साल का कोर्स करने जाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और उसके बाद फिर नीट पीजी देते हैं। नीट पीजी में भी आपको एक सैलाब मिलेगा MBBS का, तो उतना लोगों को फिर से आप बीट कर रहे हैं ज़िंदगी में। फिर से आप एक सीट हासिल करते हैं, फिर 3 साल आप फिर से रगड़ा खाते हैं। एक कॉलेज में जाते हैं, वहाँ एक डिपार्टमेंट में आपको टॉर्चर किया जाता है, परेशान करते हैं, थीसिस जमा करना है, ये करना है, पेशेंट्स भी देखना है, राउंड भी देना है, एग्ज़ाम्स भी क्लियर करना है, प्रैक्टिकल भी देना है, सब कुछ झेल झाल के फाइनली आप कंप्लीट करते हैं पीजी। उसके बाद फिर से आप नीट एसएस देने जा रहे हैं, फिर से आप पैसा खर्चा करते हैं और फिर से आप अपने ज़िंदगी का 3 साल देते हैं। तो 15 साल एक आदमी, मतलब ऑब्वियसली समझ लीजिए जो 18 साल के बाद से जो उसकी जवानी का मेन टाइम है, जो कि एक इंजीनियर सिर्फ 4 साल की पढ़ाई शायद बीटेक कर लिया, उसको जॉब लग गई 23 साल की उम्र में। लेकिन वही उस टाइम में तो डॉक्टर पढ़ रहा है बेचारा, वो पैसा लगा रहा है, वो कमाने की जब स्थिति में आता है तो वो 40 साल का हो चुका रहता है तब तक। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मेहनत ज़्यादा है, कमाई काफ़ी ज़्यादा कम है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका कमाई हाँ है, उनका पुश्त दर पुश्त है, या वैसा उन्होंने बना लिया है, 40-50 साल का सेटअप है, तो वो कमा रहे हैं। तो हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी डॉक्टर्स जो आई फील की 70 से 80% स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वो किसी तरह अपना 2 एंड्स मीट कर रहे हैं, वो भी एक बेसिक लाइफस्टाइल ही बिता रहे हैं, जो कोई भी बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉई या कोई सरकारी नौकरी करने वाला एम्प्लॉई भी कर रहा है। डेली घिसा रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, डेली 2 पैसे कमा के घर ला रहा है, बस वही चीज़ चल रहा है। कभी ना कभी तो ये लाइन आपके ऊपर टॉल ले लेता है काफ़ी ज़्यादा, तो पूरा दिन भी ऐसा चला जाता है कि आप अपने फैमिली से, आप अपने घर वालों से कहीं ना कहीं आप बिछड़े हुए हैं। पहले पढ़ने में तो आप ऑब्वियसली बिछड़े हुए हैं, तो 15 साल तो आप ऐसे भी फैमिली से बिछड़े हुए बाहर हैं। उसके बाद फिर आप जॉब पे जाते हैं, सर्जरी इतना ज़्यादा स्ट्रेनिंग है, प्रेशराइज्ड सिस्टम्स है कि आप ज़्यादातर टाइम आप पर्सनल लाइफ से आप दूर ही रहते हैं, आप वंचित ही रहते हैं। और फिर घुमा फिरा के आप पेशेंट को टाइम नहीं दीजिएगा तो घुमा फिरा के फिर वही बात पे आएगी कि डॉक्टर टाइम नहीं देते हैं, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, डॉक्टर समय नहीं देते, 1 मिनट देख के हमको भेज दिया बाहर, पैसे भी ले लिए। तो यही है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से ही पिस रहा है। वो बेसिकली ना फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहा है, ना अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर पा रहा है, ना अपना फिजिकल हेल्थ ठीक कर पा रहा है, और ना पेशेंट को ही टाइम दे पा रहा है। पेशेंट का खुशी तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लाता है, और मुझे लगता है कि मैं एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे इस प्रैक्टिस से मैं फ़िलहाल तो सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे और बहुत ज़्यादा सफलताएं हासिल करना है। जितनी बार भी मैं इंसान का जन्म लूँ, मैं चाहूँगा कि मैं इसी लाइन से जुड़ा रहूँ और कहीं ना कहीं पेशेंट के हित के लिए काम करता रहूँ।